क्या आपकी जो सैलरीज है या जो कमाई है वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रही है? एक्चुअली कंजम्पशन बढ़ रहा है और कंजम्पशन आ रहा है थ्रू लोन्स। एग्जैक्टली लोन लेकर के अगर आप कंज्यूम करते चले जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा ना, जब बैंक अपना पैसा वापस आपसे मांगेगा। आजकल तो ये हालत हो गई है कि लोग आईफोन भी ईएमआई पे ले रहे हैं, हॉलीडेज पे लोग लोन लेकर के जा रहे हैं। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है, मुझे समझाओ। मतलब कोई अगर अपने घर के लिए लोन ले रहा है तो चलो समझ आता है, नीड के लिए ले रहा है, कोई शो ऑफ के लिए लोन लेना पड़ रहा है किसी को, तो इसका मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो ओवरऑल जो डेट है उसकी सिचुएशन कितनी खराब है, कि लोग किस तरीके से पैसा घुमा रहे हैं। और वो लोग कौन है? वो आप ही लोग हो। तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि कहां से पैसा लिया, कहां दिया। मतलब सारा खेल डेट पे चल रहा है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही चल सकता है? कभी तो कोई पॉइंट आएगा ना जब जा करके आपको लोन चुकाना होगा। और जब आप लोन लेते हो तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, और वो जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। और जब उस पर कंपाउंडिंग होती है तो पैसा जो आज आपने ये सोच करके लिया कि मैंने 50,000 का लोन लिया है, वो कब 1 लाख हो जाता है पता ही नहीं लगता। और क्या आपकी कमाई उस हिसाब से बढ़ रही है? नहीं। कमाई तो है ही नहीं। और क्या नौकरियां बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है दुनिया में? नहीं। ये ग्राउंड रियलिटी है। बट होता क्या है कि हम देख करके भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है। पिछले कुछ सालों में जैसा हमने देखा, हमें लगता है दुनिया वैसी ही चलने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारी सबकी आदत क्या है, वी नेवर क्वेश्चन आवर ओन सेट ऑफ बिलीव्स, क्योंकि उसमें डर लगता है कि अगर वो बिलीफ टूट गया तो मैं कहां जाऊंगा इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल कंफर्ट। तो उसको हम पकड़ करके रखते हैं। और इसको आप हर्ड मेंटेलिटी भी कह सकते हो। जैसे भेड़ बकरियां होती है ना, कि अगर सब एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो अगर वो गलत भी होगा, जैसे समुद्र में सारी मछलियां एक जाल की तरफ भाग रही हैं, तो अगर वो मरने वाली है तब भी मछलियां उनके साथ ही चलेंगी, अलग नहीं जाने वाली कोई भी मछली, क्योंकि अलग जाने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो सब कर रहे हैं वही हम करते रहते हैं। वी नेवर क्वेश्चन कि एक्चुअल में दुनिया में क्या हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी, कि जो चारों तरफ हो रहा है, जो बातें हो रही है, सो कॉल्ड उसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको कुछ आकर के बताते हैं। वो एक्सपर्ट्स कौन है? जिनकी लिमिटेड नॉलेज है ऑफ देयर ओन डोमेन, बस उनको उसके अलावा कुछ नहीं पता है। इज इट नॉट ट्रू? जैसे जो आकर के आपको शेयर मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में बता रहे हैं, क्या वो एक एंटरप्रेन्योर है? एंटरप्रेन्योर एक अलग इंसान है जिसको अपने बिजनेस के बारे में पता है, और वो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है सो कॉल्ड, उसको सिर्फ उतना ही पता है जितना उसने पढ़ा है या जितना उसने सुना है। तो सारी नॉलेज एक के बाद एक आगे पास होती चली जा रही है, बेस्ड अपॉन जो भी पिछले 10-20 साल, 30 साल, 50 साल में, 100 साल में उन्होंने होते हुए देखा है पूरी दुनिया में। वही किताबें, वही लोग, उन्हीं को लोग फॉलो कर रहे हैं, वही आइडल, उसी पैटर्न पे सब घूम रहे हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि अभी दुनिया में कुछ इतना बड़ा हो रहा है जो अभी आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। जैसे आपने बोला कि जो पोर्टफोलियो है उसको हेज करने के लिए हम गोल्ड लेते हैं, और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं आजकल, सोना चांदी बहुत महंगा हो गया है, जब नीचे आएगा तब मैं खरीदूंगा। ये मेंटालिटी है लोगों की। ये बेवकूफों वाला माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि आप सोने को तोल रहे हो पैसे में, जबकि करना क्या चाहिए इसका उल्टा। पैसा मतलब क्या? कागज का टुकड़ा, उसकी आपके लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और सोना या चांदी जो एक्चुअल में एक फिजिकल एसेट है, उसको आप तोल रहे हो कागज के टुकड़े में, जबकि करना क्या चाहिए? पहले 1 लाख रुपए में इतना सोना आता था, अब इतना सा सोना आता है। ऐसे सोचना चाहिए। ये नहीं कि इतना सोना कितने का है और ये कितने का होगा। स्पेशली उस समय में जब सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। बट क्योंकि आप भी उन आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की तरह, या जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है सो कॉल्ड, उनकी तरह आप भी अपने एक बबल में जी रहे हो, तो यू हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट इज कमिंग। आपकी अपनी जॉब, आपकी अपनी फैमिली, आपकी अपनी सेविंग्स, कुछ लोगों की राय कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वही हम करते चले जा रहे हैं, और सब एक जैसे एक्ट कर रहे हैं। कोई भी रुक करके ये नहीं देख रहा है कि दुनिया में एक्चुअल में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर वो कुछ छोटा मोटा हो तब तो आप उसको उस तरीके से हैंडल कर सकते हो जैसे पास्ट में किया, बट अगर कुछ बहुत बड़ा हो तो क्या करोगे? देन योर होल लाइफ विल टर्न अपसाइड डाउन। अब बताओ आप में से कोई कि जो मैं कह रहा हूं उससे कोई रिलेट कर पा रहा है? कि अगर मैं कह रहा हूं कुछ बहुत बड़ा हो रहा है जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ, तो ऐसा क्या हो रहा है?
आप लोग उसी तरीके से एक्ट कर रहे हो जिस तरीके से आज से 10-20 साल पहले एक्ट कर रहे थे। यानी सारा पैसा कहां लगा हुआ है? स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में, और थोड़ा बहुत पैसा अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, व्हाटएवर दैट मींस, गोल्ड में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं। और सिल्वर तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत महंगा है, बहुत बढ़ गए ना उसके दाम, जब कम होंगे तब खरीदेंगे। बहुत लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि जो सिल्वर और गोल्ड है इसके प्राइसेस इंडिया में तय नहीं होते हैं, कॉमेक्स में और एलबीएमए में तय होते हैं। वहां से प्राइस डिस्कवरी होती है, उसके बेस पे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पर अब प्राइस तय होता है। और अब धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सिल्वर के अगर आप प्राइसेस देखोगे तो एक बहुत बड़ा गैप है। जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है वहां पे जो प्राइस है और जो कॉमेक्स है वहां का जो प्राइस है उसमें एक डिस्पैरिटी है। अगर कॉमेक्स में है प्राइस मान लो $75 तो शंघाई में है $80, $85। फिजिकल का प्राइस अलग है, पेपर का अलग है। पेपर और फिजिकल में फर्क समझते हो? अगर नहीं समझते तो समझो, और ये समझो कि एक्चुअल में एसेट क्या होता है और बबल क्या होता है। वी नेवर आस्क दीस क्वेश्चंस। व्हाट इज अ बबल एंड व्हाट इज एन एक्चुअल एसेट? बहुत सिंपल वे में बताऊं कि एसेट क्या है और बबल क्या है। अब देखना आपके सारे फंडे हिल जाएंगे, सब कुछ अपसाइड डाउन टर्न हो जाएगा जो भी आप सोचते हो उसके बारे में। जहां भी डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो उसको बोलते हैं एक एसेट। और जहां सप्लाई अनलिमिटेड हो और डिमांड हो ही ना, या डिमांड आर्टिफिशियल हो, वो क्या है? बबल। मतलब जहां पर जिस एसेट में लोग पैसा लगा रहे हो सिर्फ इस उम्मीद में कि कल इसका पैसा बढ़ेगा और कोई वजह ना हो, तो वो क्या है? बबल। और जहां कोई एक्चुअल में कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा एसेट हो जिसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई बहुत ही लिमिटेड हो, दैट इज एन एसेट, दैट इज नॉट अ बबल। जैसे कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ऐसे में क्या होता है? उसके प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं, वहां पे ज्यादा कम कुछ नहीं होता है। अगर वो डिमांड रियल है तो किसकी? उस एसेट की, नॉट द इन्फ्लेशन ऑफ द एसेट विच इज कॉल्ड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द एसेट। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? जैसे जितने भी पिरामिड स्कैम्स होते हैं वहां पे क्या होता है? ग्रेटर फूल्स थ्योरी, कि अपने से बड़ा बेवकूफ ढूंढ करके लाओ, जब तक वो गेम चल रहा है तब तक चल रहा है, ऊपर वाले और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे नीचे जो लोग बैठे हैं उनके पैसे डूब जाते हैं। तो मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है क्या नहीं है, आप खुद फिगर आउट करो कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है क्या वो एक बबल है या एसेट है इस पॉइंट पे। मतलब अगर आपको बिजनेस की नॉलेज है तो जिस प्राइस पे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जो बिजनेसेस अवेलेबल हैं, क्या उस पे जा करके आप उस बिजनेस को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? या फिर स्टॉक मार्केट में सिर्फ इसलिए पैसा लगा रहे हो क्योंकि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है और आपके दिमाग में बैठ चुका है कि ये करना सही है, या सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। बबल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बबल कुछ टाइम तक भी चल सकता है, बहुत टाइम तक भी चल सकता है, बट अल्टीमेटली फटेगा। यहां तक मेरे साथ साथ में चल पा रहे हो? पहले के टाइम में क्या होता था, इसको गोल्डन रूल बोलते थे, इसको बोलते थे 80-20 रूल। मतलब 80% पैसा लोगों का लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में, 20% लगा हुआ है डेट में। इस रेशियो को बढ़ा देते थे जब भी मार्केट क्रैश करता था, तो पैसा कहां चला जाता था स्टॉक मार्केट का? डेट में। डेट मतलब क्या? यूएस ट्रेजरीज एंड बॉन्ड्स। मतलब जब स्टॉक मार्केट क्रैश करे तो एक सेफ हेवन में पैसा लगा दो। वो सेफ हेवन क्या है? यूएस ट्रेजरीज, क्योंकि पीछे बैकिंग किसकी है? यूएस की। और क्यों था वो सेफ हेवन? बिकॉज उस पे पूरी दुनिया को ट्रस्ट था कि ये पैसा कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि पीछे गारंटी किसकी है? यूएस की। आज चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कंट्रीज हो, क्या आपका ट्रस्ट यूएस के ऊपर बढ़ रहा है पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में, या घट रहा है? तो अगला जब क्रैश आएगा, जो आना ही है, कब आएगा वो कोई नहीं जानता। हो सकता है 1 महीने में आए, 6 महीने में आए, 1 साल में आए, 2 साल में आए। जब भी आएगा, हर कुछ साल में क्रैश आता है ना, बड़ा क्रैश, तो इस बार पैसा कहां जाएगा? अगर यूएस ट्रेजरीज में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? सोचो। कंप्लीट पैनिक। ऐसे समझो कि आपको सिगरेट पीने की आदत है और ना मिले तो क्या होगा? पैनिक। तो ये आदत है पूरी दुनिया की। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पैसा चला जाता है यूएस डेट में। जब यूएस डेट खुद एक बबल है और वो फटने वाला है, यूएस डेट के ऊपर किसी का ट्रस्ट नहीं है, लोग वहां से पैसा निकाल रहे हैं, तो क्या होगा?
It's a complete reset of the entire financial system. Can't you see that? तो we are in for something very very big, जो 100 साल में एक बार होता है, बट हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। अभी मैं आज न्यूज़पेपर में देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बिजनेस कॉलम होता है, वहाँ पर न्यूज़ आई हुई है कि दिसंबर के महीने में हाईएस्ट एवर SIP इनफ्लोज इंडियन स्टॉक मार्केट में आए हैं। किसके? आप लोगों के। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो FPIs हैं, FIIs हैं, वो तो अपना पैसा निकाल रहे हैं, आप लोग पैसा डाल रहे हो, और सिर्फ डाल नहीं रहे हो, अच्छे से डाल रहे हो। 2 कौड़ी का IPO है, उसमें पैसा ऐसे लगा रहे हो कि जैसे अगर ये अपॉर्चुनिटी छूट गई तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। यू आर ऑल लिविंग इन अ काइंड ऑफ अ फोमो, कि जैसे अमीर होने का यही एक तरीका है, यही एक मौका है। मतलब जिस कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए 1000 करोड़, IPO में उसकी वैल्यूएशन आ रही है 20,000 करोड़, और वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है 20 गुने से। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि मैडनेस एट इट्स पीक। जो PE फर्म्स हैं, VCs हैं, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, जो फाउंडर्स हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, बट आप लोग अपना पैसा लगाए चले जा रहे हो। इट्स एज इफ कि मेरी कंपनी में क्या हो रहा है वो मुझे पता है, आपको नहीं पता। मैं अपना पैसा निकाल रहा हूं और आप मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो ना बेवकूफ। द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम इज ऑलरेडी इन अ वॉर। आपको चाहे पता है चाहे नहीं है, वॉर सिर्फ वो नहीं होती जो आप लोग समझते हो वर्ल्ड वॉर 3। वॉर मतलब हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, हर एक को अपनी पड़ी है। और वॉर के बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत तरीके की वॉर होती है। सिविल वॉर होती है, बॉर्डर पे वॉर होती है, रिसोर्सेज की वॉर होती है, फाइनेंशियल वॉर होती है। और ये जो वॉर ऑलरेडी चल रही है पूरी दुनिया में, इसके पीछे की क्या वजह है उसको भी आप समझ सकते हो अगर समझना चाहो तो। जैसे कि आपने बताया कि डिमांड अगर ज़्यादा होती है तो वो असेट है, और अगर डिमांड कम है तो वो बबल हो जाता है। तो जैसे रियल इस्टेट का, जैसे गोल्ड तो सिल्वर वो तो डिमांड में है ही, बट रियल इस्टेट जैसे हमने देखा है बड़े शहरों में इतना प्रॉपर्टी का रेट हाई चल रहा है, तो इसको हम बबल मानेंगे? आप खुद जवाब दो, मैं क्यों बोलूं। अगर हम गुड़गांव की बात करें, अभी हम जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर एक घर जो आज से कुछ साल पहले तक 2 करोड़ का था, आज की डेट में 6 करोड़ का, 7 करोड़ का, 8 करोड़ का है। 8-10 करोड़ से कम कोई ढंग का घर नहीं मिलता है आपको, एक फ्लैट नहीं मिलता है। तो क्या ये बबल है या नहीं है? अभी तो सर बबल ही समझ आ रहा है, लेकिन दूसरा मैं बट ये बात समझ क्यों नहीं आती, इतना सोच के क्यों बोलना पड़ रहा है? देख रहे हो क्या हो रहा है? क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। या तो आप उसमें इन्वेस्ट कर चुके हो या करने वाले हो, इसलिए आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि वो बबल है। तो सर अभी मैं आगे मतलब घर लेने को मतलब सोच रहा हूँ, तो मतलब इसमें मैं 2 चीजें सोच रहा हूँ। देखा, मैंने ये पहले सर। प्रेडिक्ट कर दिया। हाँ, मतलब है ना, क्योंकि दैट इज द पॉइंट कि जो आदमी का एक चीज के अंदर स्टेक होता है, जैसे आपने एक नाव खरीदी है, अब अगर वो नाव डूब भी रही है और डूबने भी वाली है, बाकी पूरी दुनिया को दिख जाएगी कि इस नाव में छेद है तो डूबने वाली है, आप मानने को तैयार नहीं हो। आप कहोगे नहीं नहीं, इस पे यहाँ पे हम ये टेप लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई नहीं रुकेगी वो। बबल मतलब क्या? बड़ा सिंपल सा फंडा है। 8 करोड़ का फ्लैट आप में से कितने लोग ले सकते हैं मुझे बताओ। उसका मतलब ये है कि अगर आप EMI पे लेते हो, मान लो 2 करोड़ आपने दे दिया डाउन पेमेंट, 6 करोड़ आपने फाइनेंस करा दिया बैंक से। 6 करोड़ का 20 साल का अगर आप फाइनेंस कराते हो तो महीने की कितने की EMI आएगी? एग्जैक्टली 6 लाख के आसपास। 6 लाख रुपए महीना EMI देने का दम कितने लोगों में है? लाखों लोगों में है इंडिया में। आप खुद ही आंसर दे रहे हो, मतलब आपको आंसर पता है बैक ऑफ द माइंड। 6 लाख रुपए EMI देने के लिए आपकी कमाई महीने की कम से कम 10-15 लाख होनी चाहिए, कम से कम। और वो भी ऐसी जॉब होनी चाहिए जो पूरी स्टेबल हो, और आज की डेट में स्टेबिलिटी कहीं नहीं है। इतनी सैलरीज कौन सी इंडस्ट्री में है और किन लोगों की है, क्या ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है? और जिन लोगों की है, क्या वो एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं कि हमारी तो अगले 20 साल तक जॉब सेफ है, सिक्योर है, या वो भी डरे पड़े हैं अंदर से? तो फिर घर वो लेंगे कौन? सो इट्स अ कंप्लीट बबल। ये बोलने में इतना डर क्यों लगता है? जो आज नहीं तो कल फटेगा। अब वो 1 महीने में फटे, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, बट फटना तो है ही है जब तक मार्केट में डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हो जाता है। यानी एक्चुअल में जो खरीदने वाले हैं उनकी पॉकेट जितना अलाउ करती है उसके आसपास वो घर नहीं आ जाता है, या फिर उनकी कमाई नहीं बढ़ जाती है।
या तो वो इंसान जो आज 2-3 लाख रुपए कमा रहा है वो कमाने लग जाए एकदम से 1-2 साल में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए महीना। ये होने की पॉसिबिलिटी क्या है? ऑलमोस्ट 0%। तो दूसरा सिनारियो क्या है? वो घर जो आज मिल रहा है 8 करोड़ का, वो घर हो जाए 4 करोड़ का। डज दैट मेक सेंस? ऐसी तो होता है हर मार्केट में। जैसे कोई सब्जी वाला है, उसके पास में लिमिटेड स्टॉक है किसी पर्टिकुलर आइटम का। अब अगर खरीदने वाले बहुत ज्यादा आ गए तो वो क्या करेगा? प्राइस बढ़ा देगा। और खरीदने वाला कोई है ही नहीं तो वो कहेगा भाई क्या करूंगा मैं इसका, मैं खुद तो खाऊंगा नहीं इतना आलू, तो ले जाओ किसी भी दाम में ले जाओ। यही तो होता है। बट ये जो पूरी की पूरी लॉबी है रियल एस्टेट कंपनीज की, वो कभी आपको ये सब नहीं बोलेंगे। जो ब्रोकर है वो कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उनका तो घर चल रहा है ना इस सबसे। उनको इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप महंगा ले रहे हो सस्ता ले रहे हो। उनको अपने कमीशन की पड़ी है, प्लस उनको अपने प्रॉफिट की पड़ी है। तो वो क्या कहेंगे? अरे नहीं, अभी तो आप 8 करोड़ का ले रहे हो, ये तो आने वाले टाइम में देखो 20 करोड़ का हो जाएगा। वो देखो वो घर है ना 100 करोड़ का, अभी तो कुछ भी नहीं है प्राइस, अभी तो आगे देखो क्या होने वाला है। सब यही बोलेंगे। तो ये बबल है। कमिंग बैक टू द टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे थे, वॉर। वॉर क्या होती है, क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, अभी दुनिया में किस तरह की वॉर चल रही है और किस लेवल पे चल रही है, वो अभी मासेस के लिए समझ पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि आप लोगों का जो माइंड है वो ब्लैक एंड व्हाइट में सोचता है, सही और गलत में सोचता है कि लड़ाई होती है उसमें एक सही होता है एक गलत होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान या कोई भी कम्युनिटी या कोई भी कंट्री पूरी तरह से सही नहीं होती है और पूरी तरह से गलत नहीं होती है, बट फिर भी उसमें एक ऑर्डर बना होता है जिसको पीस बोलते हैं, वर्ल्ड पीस, जो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखी है। मतलब क्या? दो फोर्सेस होती हैं जो एंटी होती है एक दूसरे के, लेकिन बीच में, अगर क्रिकेट का एग्जांपल दिया जाए, जैसे दो टीम्स के बीच में मैच चल रहा है, बीच में कौन है? अंपायर। ऑन ग्राउंड दो अंपायर्स हैं। अगर वो अंपायर एक गलत डिसीजन देता है तो एक थर्ड अंपायर है। अब ध्यान से सुनना, टीम तो एक दूसरे की मानती ही नहीं है, लड़ाई चलती ही रहती है। उसके लिए क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी किसी से कोई लड़ाई हो गई, आपको लगता है आपका हक किसी ने मार लिया या आपके साथ में कुछ गलत कर दिया, तो आपके पास में क्या ऑप्शन है? पुलिस है, कोर्ट है। ऐसी वर्ल्ड के लेवल पे है जिसको हम अंपायर कह रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं था कि लड़ाई नहीं थी और नहीं होगी, हमेशा होती थी, होती है और होती रहेगी। बट एक मैच में पीस का मतलब क्या? कि दोनों टीम्स अंपायर की बात मान लेती है। अगर किसी को अंपायर से प्रॉब्लम होती है तो थर्ड अंपायर बैठा है। अभी क्या हो रहा है दुनिया में? दोनों टीम्स आपस में लड़ रही हैं जैसे पहले लड़ रही थी, लेकिन ग्राउंड पे दो अंपायर्स हैं, वो भी आपस में लड़ रहे हैं और थर्ड अंपायर है ही नहीं। सब कहते हैं हम मानते ही नहीं किसी थर्ड अंपायर को। कंप्लीट केओस, कंप्लीट पैनिक। तो कोई भी कुछ भी कर रहा है। इमेजिन करो वो सिनेरियो कैसा होगा जहां पर कोई रूल्स नहीं है। रूल बुक को उठा करके सबने फेंक दिया है, कहते हैं हम नहीं मानते किसी भी रूल बुक को, हम नहीं मानते अंपायर को। तो एक ने बॉल फेंकी, पीछे जाकर के विकेट कीपर को दी, उसने पीछे से बॉल मारी, आउट, नो बॉल। वो क्या होती है? देयर इज नो बॉल, एवरीथिंग इज अ यस बॉल। सब यस बॉल है, नो बॉल कुछ नहीं है। तो सामने वाले को गुस्सा आ रहा है टीम को, वो कह रहे हैं ये क्या बदतमीजी है। वो कह रहे हैं हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। तो उधर जो बैट्समैन खड़ा है उसने जाकर के उससे बॉल छीनी और उठा करके हाथ से फेंकी, छक्का। ये हो रहा है, आप लोग हंस रहे हो क्योंकि यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। किसी के ऊपर कोई नहीं है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है इस दुनिया में। तो इसका मतलब क्या है? अब जो पुराने रूल्स थे, जो भी थे, वो सब खत्म। अब नए रूल्स बनेंगे, नया खेल, नए रूल्स, बट वो बनने में टाइम लगेगा। कितना टाइम? जब तक वो लड़ाई पूरी तरीके से नहीं हो जाती, आइदर अ सिविल वॉर और अ प्रॉपर वॉर एट अ ग्लोबल लेवल। फिर एक रीसेट होगा। उस रीसेट में कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 साल। वो जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता है और खराब होता है बहुत सारे लोगों के लिए जो तैयार नहीं होते हैं। जो तैयार होते हैं उनके लिए इस प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, क्या आप तैयार हो इस वॉर के लिए, या फिर इसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है? यू हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट इज कमिंग। क्योंकि अगर आपको पता होगा इस वॉर में बड़ी बड़ी पावर्स कौन सी हैं और किसकी क्या स्ट्रैटेजी है, तो उसको समझ करके आप सही जगह पे सही एक साइड ले सकते हो। नहीं आ रहा ना कुछ भी समझ में, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। हम लोग की प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही कोई भी ऐसी बात होती है जो हमारे समझ में फिट नहीं होती है, छोटी सी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, जिसको बोलते हैं नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन,
पुट टुगेदर बाय समवन एल्स, जिसने फीड कर दिया हमारे ब्रेन के अंदर एक रोबोट की तरह। उसके बाद जैसे ही कुछ भी आता है तो हम डर जाते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग अनसेफ। तो वॉर मतलब डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन में कुछ भी सेफ नहीं होता है। ये बात जो टॉप पे लोग बैठे होते हैं उनको पता होती है, गवर्नमेंट्स को पता होती है, आम जो पब्लिक है उसको एंड में पता लगती है। तब हाहाकार मचता है, ये क्या हो गया। तो जागो ग्राहक जागो, बोलते हैं ना, जागो। ये जो फालतू के लोग हैं इंटरनेट पे, उनकी बातें सुनना कम करो, बंद करो। जो आज बोलते हैं ये खरीदो, कल बोल देते हैं बेचो। मेरी वीडियो आई सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, उसके बाद में लाइन से बहुत सारे लोगों की वीडियोस आ गई, सिल्वर खरीदो। उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा नीचे गया, बेच दो बेच दो बेच दो। मैंने ना बोला खरीदो ना बोला बेचो, मैंने तो क्लियर बोला भाई ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो है नहीं, मेरी 6 महीने की रिसर्च है जिसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी अपनी बुद्धि लगाओ, बट वो तो हम लगाते ही नहीं है। सुना और उस तरह की वीडियोस ढूंढना शुरू कर दिया, देखते हैं और लोग क्या बोल रहे हैं। कौन लोग? डू दे हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, या उनका अपना कोई मोटिव है? अगर उनका अपना कोई मोटिव है तब तो वो वही करेंगे ना, या आपसे वही करवाएंगे या वही कहेंगे जिसमें उनका फायदा है। बट इतना सब हमें समझ नहीं आता है, हम तो सबको एक तरीके से देखते हैं। यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस हैं, उसमें से एक वीडियो ये भी है, देख ली, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। और दिमाग लगाओ, मैंने सिल्वर ही क्यों कहा, कॉपर क्यों नहीं कहा? अभी आप इंटरनेट पे जाओ, आपको कॉपर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कॉपर इज द न्यू गोल्ड, कॉपर खरीदो। मैं तो नहीं कह रहा कॉपर इज द न्यू गोल्ड, क्यों? लगाओ दिमाग, बिकॉज कॉपर इज नॉट अ प्रेशियस मेटल, कॉपर इज अ मेटल, इट इज अ कमोडिटी। और गोल्ड में और सिल्वर में क्या फर्क है? लगाओ दिमाग। वाई सिल्वर, वाई नॉट गोल्ड? जब इसको गहराई से समझने लग जाओगे तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा मेरी थॉट प्रोसेस क्या है। कि इस पूरी वॉर में ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूं ना, जो सुनने में आपको अलग अलग लग रही होंगी, ये सब सिंथेसाइज होगी। इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। आप लोग हर एक चीज को तोड़ तोड़ करके देखते हो, बट होलिस्टिकली कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, डॉट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस। जब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करोगे तब आपको समझ आएगा ये जो इतनी बड़ी वॉर है, इस वॉर में गोल्ड का क्या रोल है, सिल्वर का क्या रोल है। सर इस समय वर्ल्ड में ना ईवीज जो है, गाड़ियाँ जितनी हैं डिमांड में बढ़ रही हैं, और जितनी लिथियम बनती है, लिथियम के अंदर में सिल्वर मेटल्स यूज़ होता है। तो मुझे लग रहा है सिल्वर का डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग सिल्वर को गोल्ड ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। गोल्ड को हम किसी भी मेटल में यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस बिग इक्वेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये जो आपने कहा बिल्कुल सही है, बट एक बहुत छोटा सा पॉइंट है। इसके अलावा और ऐसे हजार रीजंस हैं जिसको अगर आप डीपली समझने बैठ जाओगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। यानी जो मैंने अभी तक कहा, अगर उसको मैं सम अप करूं और उसको सबको जोड़ूं, जो अलग अलग सुनने में लग रहा होगा लेकिन सब कनेक्टेड है आपस में, तो देखो कैसे जुड़ता है ये सब।